Hello friends, Academic Zone welcomes you. Today we are starting first paper. पहला पेपर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनरल पेपर और उसकी जो फर्स्ट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड वो शुरू करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और एक एक चीज़ को बहुत तसल्ली से समझेंगे और आपने चीज़ों को साथ में नोट भी कर लेना है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि रिसर्च। आज के लेसन में देखेंगे भाई रिसर्च क्या होता है, जिसको हिंदी में अनुसंधान बोलते हैं। रिसर्च क्यों करते हैं और उसके बाद रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिसर्च होता क्या है, शोध होता क्या है। शोध क्या होता है? देखिए, शोध का मतलब है जब हम किसी नए क्षेत्र में, ठीक है ना, किसी विशेष क्षेत्र में नए ज्ञान की तलाश करते हैं। नए ज्ञान का मतलब जो पहले नहीं है, किसी एक चीज को नए एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तलाश करना ही शोध है। तलाश करना ही क्या है? शोध है। कि वो चीज ऑलरेडी है लेकिन उसको एक डिफरेंट एंगल से हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। अब देखिए, जो रिसर्च जो शब्द बना है इंग्लिश का, ये दो शब्दों से बन के बना है। री प्लस सर्च। री प्लस सर्च। री का मतलब होता है पुनः, यानी कि दोबारा, और सर्च का मतलब होता है खोजना। उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि आप शेक्सपियर को लो, तो शेक्सपियर के प्लेज ऑलरेडी हैं, नाटक ऑलरेडी हैं, लेकिन आज भी उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है। रिसर्च का मतलब क्या है कि 170 साल के बाद भी रिसर्च, 470 साल के बाद भी रिसर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि हम किसी नए एंगल से उनकी चीज़ों को देख रहे हैं। टेक्स्ट ऑलरेडी है, उसको नए एंगल से देखना ही शोध है। कुछ नया निकालना उसमें से कुछ नया निकालना। अब देखिए, जो रिसर्च जो शब्द है ये किससे आया है? रिसर्च शब्द फ्रेंच भाषा के जो शब्द है जिसका रिसर्ची, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इससे निकला है। क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसर्च की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये फ्रेंच भाषा के रिसर्ची जो शब्द है उससे हुई है और इसका अर्थ होता है खोजना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है खोजना। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है रिसर्ची, जिसका मतलब है खोजना, और रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए, रिसर्च जो है असल में जो सही तरीके से परिभाषा करें इसको, मैं किसी विद्वान की परिभाषा के साथ नहीं जा रहा हूं, बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। जब हम किसी एक विशेष समस्या, जब तक समस्या नहीं होगी तो शोध क्या करोगे? कोई समस्या है उसी का निवारण करने के लिए शोध करते ना। किसी विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है परिभाषा में। योजनाबद्ध, योजनाबद्ध यानी कि सिस्टेमैटिक, एक पर्टिकुलर सिस्टम से चलना होता है शोध में, तरीके से विभिन्न वैज्ञानिक विधियों द्वारा। क्योंकि
शोध करने का तरीका है, उसकी कुछ विधियां हैं जिसको हम मेथड्स बोलते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक, और सारी की सारी विधियां जो है वो साइंटिफिक हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई चीज़ हम उठा लेंगे। वैज्ञानिक विधियों द्वारा, परिभाषा में एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो आप देख लेना। उसका हल तलाशते हैं, हल तलाशते हैं, वो ही शोध है, उसी को हम क्या कहते हैं, शोध। अब देखिए सबसे पहला काम क्या हुआ शोध करने के लिए, किसी एक समस्या को चुनना है। मान लीजिए कि आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है, तो सबसे पहले क्या है कि शोध किस चीज़ पर होगा, कोरोना है, ये एक समस्या है। अब जब कोरोना को हम डील करेंगे या साइंटिस्ट डील करेंगे, मेडिकल साइंटिस्ट जो है वो क्या करेंगे, उसको पहले परखेंगे, उसके बाद एक प्लान करेंगे, भाई इसके लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, इस तरीके से स्टडी करना है, इतने पेशेंट्स के ऊपर स्टडी करना है, एक साइंटिफिक मेथड उसके ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, और वो निष्कर्ष ही उस समस्या का हल होता है। इसको हम कहते हैं शोध। लेकिन अब अगला सवाल उठता है, भाई शोध करते ही क्यों है, आपका जो पॉइंट बनता है वो है शोध क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत आपको पड़ गई, शोध क्यों करते हैं, शोध करने की जरूरत क्या है। अब समझिए, इंसान ना कोई भी काम निरर्थक नहीं करता, यानी कि उसके पीछे यदि उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो करेगा ही नहीं। यानी कि कोई भी काम जब कर रहा तो उसके पीछे उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसका कुछ उद्देश्य है, तो उसके पीछे उद्देश्य होता, व्यर्थ नहीं करता है। अब जो सबसे पहली स्थिति है शोध करने की, वो ये है, कारण जो बनता है वो ये कारण बनता है कि आपके पास जो ऑलरेडी ज्ञान है उसमें वृद्धि करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। अब आप कहोगे ज्ञान में वृद्धि किस तरीके से। अब मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा 1857 में एक क्रांति हुई थी, पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, उसके बावजूद भी आज भी उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, यानी कि अब तक हम 1857 की क्रांति के बारे में जो जानते हैं उसमें कुछ नया ऐड करने के लिए शोध करेंगे। हमारे पास जो ऑलरेडी ज्ञान का भंडार है उसमें कोई चीज ऐड करने के लिए शोध करते हैं, पहली जरूरत ये महसूस होती है। अब दूसरी जो जरूरत है वो क्या है, एडिशन के लिए दूसरी ये है, कई बार हम शोध, अभी हमारे पास जो चीज उपलब्ध है उसको हम वेरीफाई भी करते हैं, भाई इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ है तो उन चीजों को हटाएंगे, नई चीजें ऐड करेंगे और एक नया शोध निकल के सामने आ जाएगा। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको परखने के लिए, उसको परखने के लिए। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, साथ में जो मेजर टर्मिनोलॉजी है उसकी इंग्लिश भी बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे, उसको परखने के लिए। अब देखिए दूसरा और क्या बन सकता है। अब देखिए अभी कोई भी मुद्दा है, वर्तमान के मुद्दों को नए एंगल से देखने के लिए, नए एंगल कह लीजिए, नई अप्रोच कह लीजिए, से देखने के लिए। भाई क्या उसमें कुछ सुधार हो सकता है, तो वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, नई अप्रोच क्या हो सकती है, उसके लिए हम शोध करते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कई बार ऑप्शन में आ जाता है और स्टूडेंट्स देखते हैं यार इसके, ये सब मेरे ख्याल से तो ये सबसे बड़ी जरूरत आज के टाइम पे जिस तरीके का रिसर्च होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ शैक्षिक रिसर्च की, जो यूनिवर्सिटीज में होता है, वो है डिग्री प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या हम डिग्री प्राप्त करने के लिए रिसर्च नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
डिग्री प्राप्त करने के लिए। आप ये पॉइंट अपनी कॉपी में साथ में नोट कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। कुछ लोग तो इस तरीके से भी बात करते हो कि यार ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थीसिस लिख के बस पीएचडी की डिग्री ले लीजिए, अपना काम हो जाएगा, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे। तो डिग्री प्राप्त करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसको आप अपने पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसको ऐड करना चाहिए। दूसरा, अब कुछ लोग ऐसे हैं 60 साल 70 साल का बंदा रिसर्च कर रहा है, तो उसके पास डिग्री के लिए तो गुंजाइश नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, जिज्ञासा शांत करने के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए। अब दिमाग में कोई कौतूहल रहा, लाइफ में कोई चीज कौंधती रही दिमाग में, और वो जिज्ञासा है, जिज्ञासा जिसको इंग्लिश में क्यूरियोसिटी बोलते हैं, अब टाइम मिला 60 साल की एज में जाके, तो वो अपनी उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी रिसर्च करता है। भाई मैं वेरीफाई कर लूँ अपने लेवल पे, ये चीज़ जो दिख रही है मुझे किताबों में लिखी हुई है, मुझे उस पर थोड़ा डाउट हो रहा, तो मैं उसके लिए लिटरेचर पढ़ूंगा आसपास का, और उसको परखने की, समझने की, देखने की कोशिश करूंगा कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो सही है या उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है। तो मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई, उसको शांत करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है, टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। ये भी एक पॉइंट बनता है 5वें नंबर का। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मानवता की बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए, यानी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की बेहतरी के लिए हम नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं। कई बार इस तरीके की भी जो है हम रिसर्च करते हैं, फिलहाल उसकी ज़रूरत या कोई समस्या के रूप में नहीं देखा जा रहा है। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह या बाकी किसी ग्रह के ऊपर रहने लायक परिस्थितियां हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं कि फ्यूचर में मान लीजिए वहाँ लाइफ हो जाती है या इस तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर हम कोई मान लीजिए कि कोई डाउट है, हमें इस तरीके की दिक्कत आ रही है बॉडीज में, उनका किस तरीके से इलाज है, या फिर किसी और फील्ड में नॉलेज के लिए जिससे इंसान की भलाई हो सके। मान लीजिए कि कोई हैंडीकैप लोग जो होते हैं, उनकी बेहतरी के लिए, किसी का हाथ नहीं है तो उसके लिए कुछ विशेष टूल के ऊपर काम कर रहा है, भाई इनकी लाइफ आसान कैसे हो जाए, तो मानवता की बेहतरी के लिए। वैसे ये पॉइंट सब में ही रहता, हम जितना भी रिसर्च करते हैं उसमें सब में हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतरी के लिए काम किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट वो बनते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हमें रिसर्च करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए, वर्तमान चीज़ों को नए एंगल से देखने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए। ये सारे वो पॉइंट हैं जिनको लेकर हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बनता है शोध की विशेषताएं। शोध की विशेषताएं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हिंदी में समझ नहीं आती, इंग्लिश का सहारा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश में समझ नहीं आती तो हिंदी का सहारा लेते हैं, और आपको पता है दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका पेपर छपता है, आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता क्या होनी चाहिए, भाई सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि जो है ना, रिसर्च जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक समस्या के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। कोई इस तरीके से रिसर्च नहीं कर सकता कि 1857 की क्रांति क्या थी, ना ना ना, वो तो इतना बड़ा टॉपिक है कि आप एक अच्छे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको क्या देखना पड़ेगा भाई, या तो यूं देख लीजिए कि उसका कारण क्या था, आप यूं ढूंढ सकते हैं कि उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी, आप यूं देख सकते हैं भाई उसमें जो है बुजुर्गों की भूमिका क्या थी, उसमें यूं भी देख सकते हैं कि कितने ऐसे लोग थे जिनका किसी विशेष राज्य से या
क्या बोलते हैं उनको, उस टाइम वो जो होती थी रियासत वगैरह से संबंध नहीं था, बिना किसी स्वार्थ के लोग काम करने वाले कौन थे, हारने का कारण क्या था, क्रांति हुई क्यों, इसका कारण क्या था। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके तो चलेंगे। इसका मतलब है कि वो एक किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए, किसी एक विशेष बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। यदि कोई भी शोध आपका ज़्यादा वाइड होगा और स्पेसिफिक नहीं होगा तो यूँ मान लीजिए कि वो रिसर्च अच्छा नहीं जाने वाला है। होना चाहिए, पहली जो इसकी विशेषता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेंटर होना चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। अब यूं ही ना पता चले कि ढूंढना क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, तो इतनी सारी चीजें कैसे ढूंढ पाओगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा तो उसका जो रिजल्ट होगा, कंक्लूजन होगा, वो बेहतर होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब क्या है। तो जितना ज़्यादा स्टिक होगा, सेंटर्ड होगा, उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन आएगी, उसका परिणाम उतना ही बेहतर आएगा। जो ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किए हैं रिसर्च के लिए उसको अटेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, सुनियोजन। सुनियोजन, इसका इंग्लिश में मेरे ख्याल से समझ आएगा आपको, सिस्टेमैटिक। जो शोध है वो कैसा होना चाहिए, सिस्टेमैटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा के कहीं भी लिख दोगे, कहीं से भी ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्लान होता है, सिस्टेमैटिक तरीके से ही होता है। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और उसका पूरा खाका आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके लिए प्लान का होना, योजना का होना बहुत ज़रूरी है। और जो योजना आपने बनाई है वो कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी लॉजिकल, तर्क संगत होनी चाहिए। वो लॉजिक के ऊपर बेस करती हो, साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस करती हो, और एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगी। जब आप रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, सिनोप्सिस लिखते हैं, तो उसका एक तरीका है ना, अगले क्लासेज में हम पढ़ेंगे। सिनोप्सिस लिखने के पॉइंट क्या है, सबसे पहला काम क्या करोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे। सबसे पहले रिसर्च स्टेटमेंट, रिसर्च स्टेटमेंट के बाद आपने क्या लिखना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव के बाद एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू जिसको हम बोलते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन क्या है। तो एक उसका सिस्टम होता है, प्लान होता है, क्रमबद्ध तरीके से काम उसमें होना चाहिए। और किसी भी प्रकार की यदि आपने लापरवाही बरती तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। सिस्टेमैटिक होना चाहिए, किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं है, और कोई भी काम आप इनफॉर्मली नहीं कर सकते हो, जैसे ठीक है यार कर लेंगे, ऐसे नहीं होता रिसर्च में। वो एक सिस्टेमैटिक प्रोसेस उसकी होती है और वो होनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर पे है वस्तुनिष्ठता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपके अपनी टेस्ट, रुचि, मेरे को ये लगता है, ये नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपको टॉपिक ये मिला है कि भाई जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी कैसी है। अब जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें कोई चीज़ सामने आई, मान लीजिए कि ऐसा सामने आया कि लेडीज जो है वो सरपंच या पंच बन तो जाती हैं लेकिन उनके हस्बैंड ही काम करते हैं, उनको नहीं। तो आपको लगता है कि यार ये तरीका सही नहीं है, मेरे को इस तरीके से नहीं, मैं तो यूं ही लिखूंगा कि वो बन जाती है। इसका मतलब फिर क्या हुआ, रिसर्च का जो असली उद्देश्य था उससे आप भटक गए। आपकी लाइक डिसलाइक नहीं चलते, रिसर्च वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो है किसके ऊपर चलता है, जो फैक्ट्स आपके सामने है, फैक्ट के ऊपर चलता है। इसी को वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होने लगे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा आंसर है। तो वहां आंसर तय है कि ये बी आंसर है, आप कहें नहीं यार मेरे को तो बी नहीं लगता, वो नहीं चलता। ठीक है ना, दो यदि होंगे आंसर ए एंड बी तो ऑप्शन में मिलेगा बोथ ए एंड बी, वहां पर इफ बट की गुंजाइश नहीं होती। एक पर्टिकुलर, एक निश्चित मुकाम के ऊपर पहुंचना होता है, वो ही आपका
रिसर्च अच्छा माना जाएगा। तो ये रिसर्च कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। आप यदि कोई फैक्ट लिख रहे हैं कि मेरे को ऐसा मिला है, तो उसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा कि फलां किताब के फलां पन्ने पर ये लिखा हुआ था, यहाँ मिला मुझे। अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि आप किसी भी तरीके का पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह प्रीमोनिशन, पहले ही दिमाग में ख्याल पाल लिया कि इस तरीके से होगा, वो भी नहीं चलता। कोई भी चीज आप अनुमान से रिसर्च में लिख ही नहीं सकते हैं, उसका प्रमाण देना होगा, रेफरेंस देना होगा, पेज नंबर बकायदा किताब का भी देना होता है। यानी कि मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूं, आपको इम्पार्शियल इम्पार्शियल रहना होगा। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले हैं, जो आपको मिल रहा है ओरिजिनलिटी में वही करना होगा। इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, शानदार है। यानी कि आपको तटस्थ रहना, किसी एक साइड नहीं लग जाना। इसी को हम, और यही एक अच्छे रिसर्चर की, एक अच्छे शोधार्थी की निशानी भी होती है। नेक्स्ट क्या बनेगा, जो फोर्थ पॉइंट बनता है वो है उपयोगिता। उपयोगिता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है ना। अब जो काम आप कर रहे हो भाई, उसका कोई तो उद्देश्य उद्देश्य भी होना चाहिए, और उसकी कोई यूटिलिटी है कि नहीं समाज में। आप ऐसा कोई बेतुका काम करना स्टार्ट कर दिया, आप कहोगे देखो मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई ये रिसर्च करना स्टार्ट कर दे कि भाई कि मेरे को मकान बनाना, तो पहले मैं ऊपर का माला बना लूं, नीचे का बाद में बनाऊंगा, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, चीजें ढूंढ रहा हूँ। ये क्या इलॉजिकल भी है। और यूटिलिटी का मतलब ये है कि उसकी हमारे लिए कोई बेहतरी के लिए काम है कि नहीं, उपयोगिता है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं। ऐसा ऊट पटांग काम करोगे, उसको बढ़िया रिसर्च नहीं माना जा सकता। तो उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका जो विषय है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसकी हमारी जिंदगी में, हमारी मतलब मानवता के लिए कोई यूटिलिटी है कि नहीं, हमारी जिंदगी से संबद्ध है कि नहीं। यदि संबद्ध नहीं है, तो इसीलिए आपने देखा होगा जब आप गाइड के पास जाते हैं कि सर मेरे को टॉपिक लेना है, तो वो क्या बोलते हैं, भाई ऐसा रेलिवेंट सा टॉपिक देखिए। यानी कि यूटिलिटी जिसकी हो उसी को हम रेलिवेंट बोलते हैं। तो चौथी यानी कि फोर्थ नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है, वो कि ये उपयोगी होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद जो फिफ्थ जो नंबर हम यहाँ डालने वाले हैं वो है आपकी विश्वसनीयता। हिंदी में स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ। विश्वसनीयता, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। अब आपने देखा होगा, समझने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, उन्होंने कोई बात कह दी तो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाता, ये कहेगा कि ये बंदा कह रहा तो पक्का सही होगा। यानी कि उस बंदे ने अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी बनाई है कि उसके ऊपर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात सही कह रहे होगे, लेकिन उसके बावजूद भी कहेंगे यार इसकी कोई तसल्ली तो है नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लो। यानी कि जो रिसर्च आप कर रहे हो, जो कंक्लूजन निकाले हैं, जो आपने आंकड़े दिए हैं, वो क्रेडिबल होने चाहिए और उनको चेक किया जा सके। यदि कोई सवाल उठाता है तो आप उसको फैक्ट दे दोगे कि जी ये देखो, ये इसका सोर्स है जहां से लिया था, इसको चेक कर लीजिए, इसको ये वाला पॉइंट तो जो है फॉलो करता है, इसके साथ में है, ये वाला इसके अगेंस्ट है। यानी कि क्रेडिबल होना चाहिए, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। जी, कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। भाई चोरी कर ली, पहले कोई थीसिस लिखी पड़ी थी, उसको थोड़ा सा इधर उधर करके और मैंने अपनी थीसिस बना के चेप दिया, नो नो उसको क्रेडिबल रिसर्च नहीं कहेंगे। वो एथिक्स के भी खिलाफ है, बाद में हम पढ़ेंगे ना रिसर्च के एथिक्स क्या होते हैं, और वो क्रेडिबल भी नहीं है। इट मस्ट बी क्रेडिबल, कि जो आपने रिसर्च या टूल्स जो प्रयोग किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो शानदार होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, सत्यापित हों। यानी कि आप कह दीजिए कि मैंने फलां किताब से जी कोट ली है, लेकिन वो किताब ही अपने आप में एक टेक्स्ट बुक या यूं कहिए कि रेफरेंस बुक ही नहीं है, किसी गाइड से कहीं भी चीप लिटरेचर से आपने उसका उठा के रेफरेंस दे दिया, वो मान्य नहीं होगा। अब कोई रिसर्च कर रहा है, उसने वेबसाइट, जैसे इवन MLA 8th एडिशन कहता कि विकिपीडिया का मान्य नहीं है,
तो वो रिलायबल नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। तो जो सोर्स आप मेंशन कर रहे हो कि यहाँ से ये फैक्ट लिया है, वो आपका क्रेडिबल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब रिसर्च में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा होता है गौण स्रोत। यानी कि मान लीजिए मेरा जो काम है वो नाट्यशास्त्र के ऊपर है। नाट्यशास्त्र का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो मेरे लिए प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। नाट्यशास्त्र के ऊपर आज तक जितना काम हुआ उसके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उनको हम सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। जो सोर्स मैं यूज कर रहा हूँ वो क्रेडिबल है कि नहीं, इसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। और जिस शोध की विश्वसनीयता नहीं होगी उस शोध के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता और वो एक अच्छा शोध नहीं कहा जाता। तो फ्रेंड्स आज हमने दो चीजें देखी। फर्स्ट, व्हाट इज रिसर्च, शोध क्या होता है, और दूसरा पॉइंट देखा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, शोध की विशेषताएं क्या होती हैं। और तीसरे नंबर की चीज देखी, व्हाई डू वी डू रिसर्च, हम शोध करते ही क्यों हैं, उसके लिए किस चीज क्यों जरूरत आन पड़ी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।